नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जो कुछ बिहार में हो रहा है उसके बारे में मैं तो मुंबई में बैठकर देखता हूँ खबरें और सोचता हूँ। तो जो जो खबरें बिहार से आ रही है और चुनाव के बारे में आ रही है, वो देख के कभी लगता है कि हाँ, बीजेपी तो हार गई, नीतीश हार गया, तेजस्वी और लालू जीत गए। क्योंकि हर दिन चुनाव में बाजी पलटती है, इस ढंग के वीडियो और अलग अलग न्यूज चैनल पर खबरें आती है। लेकिन क्या इस ढंग से चुनाव का विश्लेषण एनालिसिस होना चाहिए? इतनी आसान बात होती है राजनीति? अब अगर हम दो गठबंधन है बड़े, एक तीसरा जनसुराज नाम का नया अल्टरनेटिव आया है, लेकिन उसको मैं सीरियसली नहीं ले रहा। प्रशांत किशोर जो बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्होंने बिहार में पिछले 3-4 साल से बड़ी मेहनत करके अपनी अलग एक पार्टी बनाने की कोशिश की है। लेकिन ऐसी नई पार्टी जिसके पास कोई पुराना राजनीति का चुनाव लड़ने का या जीतने का अनुभव नहीं है। एक बात होती है, प्रशांत किशोर अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन वो अच्छे राजनेता हो सकते हैं ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो आइडियल होता है, हम प्रभु रामचंद्र को भगवान मानते हैं, आदर्श पुरुष मानते हैं, लेकिन क्या हम भगवान राम बन सकते हैं? नहीं बन सकते। हम उसके लिए कोशिश करते हैं तो वो आदर्श होता है, वो आइडियल होता है। हम उसी तरीके की जिंदगी गुजरने की कोशिश करते हैं, गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाते। अलग अलग समय पर जो संकट आता है, हम उस संकट को शरण जाते हैं और गलतियां करते हैं। प्रभु रामचंद्र अलग होते हैं। तो इसलिए आइडियल जो है, प्रशांत किशोर आइडियल बातें करते हैं, लेकिन वो अगर व्यवहार में लानी है, एग्जीक्यूट करनी है, अमल में लानी है, तो उसमें बहुत सारी सौदेबाजी करनी पड़ती है, कम ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए आज तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर में कोई दम है नहीं। हाँ, कुछ छुटपुट जगह जो अच्छे कैंडिडेट हो गए, लोकल लेवल पर पॉपुलर रहेंगे, वो शायद चुनाव जीत भी सकते हैं। लेकिन जनसुराज नाम की पार्टी जो है, वो कितना सक्सेसफुल होगी इसके बारे में मुझे बड़ा शक है, डाउट है। तो बचे महागठबंधन और जो एनडीए, मैंने बीजेपी का गठबंधन और कांग्रेस का गठबंधन। अब बीजेपी के गठबंधन में पर्चे भरने से पहले सीट का बंटवारा कम से कम हो गया। अभी भी सब लोग उसमें खुश है, समाधानी है, ऐसा नहीं बोल सकते। कोई ना कोई हर किसी भी काम में, हमारे घर में भी हम एक बड़ा परिवार होते हैं, तो परिवार में 4 बच्चे हैं, उनकी शादियां होती है, तो बर्तन को बर्तन लगता है, आवाज तो निकल कर आती है। इसका मतलब परिवार टूटा, परिवार खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से अगर एक गठबंधन है या एक पार्टी है, उसमें हर नेता एक लाइन पकड़कर चलता है, ऐसा होता नहीं। उनके अलग अलग विचार होते हैं, तो गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन अंदर की बात जो है वो बाहर ना आती है, उसको परिवार का अनुशासन बोलते हैं। अगर बीजेपी का गठबंधन यानी एनडीए, उनके अंदरूनी बातें इतनी बाहर नहीं आई कि भाई इनमें बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, सीट के बंटवारे पर एनडीए गठबंधन टूट गया, ऐसी खबर मैंने तो कहीं नहीं देखी। लेकिन हाँ, ऐसी झूठ मूठ की नैरेटिव पेश किए जाते हैं, वो बात छोड़ दो। लेकिन जिस दिन पर्चा भरने का आखिरी दिन था, उसके पहले एनडीए के सारे दलों में आपस में सीट का बंटवारा हो चुका था। इसका मतलब साफ है कि एक अनुशासन के तहत एनडीए का परिवार अपना रास्ता काट रहा है, चुनाव की दिशा में चल पड़ा है। लेकिन बिल्कुल उसकी उल्टी बात, जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी और उसका टाइम टेबल तक नहीं आया था, तब तक महागठबंधन यानी कांग्रेस, आरजेडी और जो अलग अलग पार्टियां
लेफ्ट फ्रंट उसमें है, वो मिलकर जो आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियां बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में है, उनकी एकजुट हमने शुरू से देखी है, पिछले 4 महीने से देखी है। राहुल गांधी वोट चोरी की यात्रा निकालते तो उसमें तेजस्वी होते, उसमें लेफ्ट फ्रंट के लोग होते, अलग अलग पार्टियों के नेता होते, लेकिन ये सब एकजुट थी वो हमने कब तक देखी, जब तक चुनाव का टाइम टेबल या प्रोग्राम डिक्लेयर नहीं हुआ था। जिस दिन टाइम टेबल डिक्लेयर हो गया और उसके कुछ 8-10 दिन पहले से सीट के बंटवारे का मामला शुरू हो गया, तब से घर के अंदर जो झगड़े चल रहे, विरोधाभास चल रहे, वो आहिस्ते आहिस्ते दरवाजा और खिड़की खोलकर बाहर आने लगे। और आज तो ऐसी बात है कि पर्चा भरने का दिन खत्म हो गया, अब विड्रॉवल का टाइम बचा है। 23 तारीख तक विड्रॉवल कर सकते हो, लेकिन नया पर्चा भर नहीं सकते। तब तक एक दूसरे का गला काटने पर उतारू हो गए। इसका मतलब साफ है कि ये लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद से जीतना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे की मदद के लिए कुछ करना नहीं चाहते। कांग्रेस आरजेडी के लिए मदद साबित नहीं हो रही है और आरजेडी कांग्रेस के लिए कुछ काम की चीज नहीं बची है। देखो, एक बात होती है, महाराष्ट्र में जो कुछ हो गया हमने देखा। क्या हो गया था महाराष्ट्र में? महाविकास आघाड़ी और युति, ये दो बड़े गठबंधन थे चुनाव में। दोनों तरफ 3-3 बड़ी पार्टियां थी, लेकिन महायुति में कोई झगड़े के सिवा फटाफट पहले से सीट का बंटवारा हो चुका था, उसकी जाहिर चर्चा नहीं हुई थी। खबरें आ रही थी कि युति में सीट के बंटवारे से बड़ा झगड़ा जोर शोर से अंदर अंदर चालू है, बाहर खबरें नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा था तो बाहर खबर नहीं आई थी। और दूसरी बात यह कि जिस दिन टाइम टेबल डिक्लेयर हो गया, फटाफट फटाफट अपनी अपनी जगह जो महायुति के कैंडिडेट थे उन्होंने अपने पर्चे दाखिल किए और चुनाव के नतीजे आए, तब एक बड़ी बात सामने आ गई। आप सीट कितने मांगते हो या लड़ते हो उसकी ज्यादा कीमत नहीं होती, सीट जो जीतोगे वो इंपॉर्टेंट होता है। और हमने महाराष्ट्र में देखा, 288 में 233 सीटें महायुति ने जीत ली और महाविकास आघाड़ी जो सीट के बंटवारे में ही लड़ती रही, एक दूसरे से लड़ती रही, वो कुल मिलाकर 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि महाविकास आघाड़ी में जो 3 दल थे, उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, शरद पवार की पार्टी थी और कांग्रेस थे, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। यानी कि उनका जो कॉमन दुश्मन था, जिसका नाम महायुति बीजेपी था, उसको हराने के बजाय वो एक बात में लगे थे, पहले मित्र दल को निपटा दूं फिर बीजेपी को देखूंगा। इसका मतलब समझते आप? इसका मतलब ये है कि बीजेपी को हराना है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए मेरी पार्टी बहुत बड़ी और तगड़ी होनी चाहिए, और मेरी पार्टी बड़ी और तगड़ी होने के लिए मेरा मित्र दल जो है उसने अपनी बलि देनी चाहिए, अपनी ताकत मेरे पीछे खड़ी कर दे ताकि मैं बड़ी पार्टी बनूं। यानी शरद पवार की पार्टी तगड़ी होनी चाहिए, इसलिए उद्धव ठाकरे या कांग्रेस ने त्याग करना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए। बिल्कुल वही बात उद्धव ठाकरे सोचते थे कि बीजेपी के साथ अगर महाराष्ट्र में कोई लड़ सकता है तो उबाठा शिवसेना लड़ सकती है, तो कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी में थोड़ा सैक्रिफाइस करके ज्यादा सीटें उबाठा शिवसेना को देनी चाहिए। कांग्रेस वही सोच रही थी। और चुनाव के नतीजे आने के बाद जो सरकार बनानी है उसमें मुख्यमंत्री कौन रहेगा, उसका झगड़ा तो 2 महीने पहले से शुरू हो गया था। कांग्रेस बोलती थी कि अगर लोकसभा में हमने सबसे ज्यादा सीटें जीती है तो मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनेगा।
यानी महागठबंधन का, महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा तो वो शिवसेना से होगा। ये उबाठा शिवसेना सोच रही थी, और बिल्कुल वही बात कांग्रेस भी सोच रही थी कि अगर महागठबंधन का मुख्यमंत्री बनना है, महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनना है, तो वो कांग्रेस से ही बनेगा। और ऐसे एक दूसरे से इतने जोर शोर से झगड़ा करते बैठ गए थे कि सरकार बनाने के लिए, अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहले मेजॉरिटी सीटें जीतना जरूरी है, ये बात वो भूल गए। और इसलिए महाराष्ट्र में जो बुरी हालत महाविकास आघाड़ी की हो गई, बिल्कुल वही बात, वही कहानी बिहार में पिछले 1-1.5 महीने से दोहराई जा रही है। कांग्रेस और शिवसेना, इनमें महाराष्ट्र में झगड़ा था, उबाठा शिवसेना और कांग्रेस कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हम लड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीट एमएलए जिसके होते हैं उसका तो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन एमएलए तब बनेंगे जब आप चुनाव लड़कर सीटें जीतोगे और बाद में उसमें आपके ज्यादा हो गए, लेकिन पहले सीटें लड़ाने में एक दूसरे की मदद करो तो फायदा है। बिल्कुल वही बात कांग्रेस में चल रही थी, उबाठा सेना में। लेकिन ये बात महायुति में नहीं थी। सीटें कम से कम मिलेगी, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रयास, हमारी ताकत कहां लगानी है, ये जानकर महायुति लड़ रही थी। और बिल्कुल वही तरीका, वही रणनीति बिहार में पिछले 3-4 महीनों से एनडीए, नीतीश और बीजेपी वही रणनीति से लड़ रहे। सीटें किसको कितनी मिलेगी इसका कोई मतलब नहीं है, उसमें से ज्यादा सीटें जीतेगा वही सिकंदर होगा। अब देखो 100 से एक एक ज्यादा सीटें कांग्रेस, बीजेपी और नीतीश को मिली है। चिराग को भी, उसको 40-50 चाहिए थी, कुछ 29 वगैरह सीटें मिल गई। लेकिन उसमें से ज्यादा जीतने के लिए क्या जरूरी है, वो फॉर्मूला क्या है, वो महाराष्ट्र में तय हो गया। देखो महाराष्ट्र में 147 सीटों पर 147 बीजेपी लड़ी थी, 288 में 147, और उसमें से 132 132 सीटें जीत गई। इसका मतलब जितनी सीटें लड़ी थी 147, उनमें सिर्फ 15 सीटों पर बीजेपी हार गई, सिर्फ 15। यानी 90% तक स्ट्राइक रेट रहा बीजेपी का। एक भी सीट पर, जो सीटें हारी 15, उसमें एक भी सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट ने डिपॉजिट नहीं गवाया। शिंदे को सिर्फ 80 सीटें मिली थी, लेकिन 80 में से 57 सीटें जीत गए। कुछ 80 या 70 सीटें अजीत दादा को मिली थी, लेकिन उनमें से 41 सीटें जीत गए। यानी सीटें कम लड़ने के लिए, लेकिन जीते सीटें ज्यादा, से ज्यादा सीटें जीत चुके। बिल्कुल वही फॉर्मूला जिसका उदाहरण महाराष्ट्र में महायुति ने निर्माण किया था, उसका अनुपालन बिहार में एनडीए कर रही है। एनडीए जिस ढंग से लड़ रही है, तो इसलिए सीटों का झगड़ा मत करो, जो सीटें मिलती है उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर दिखाओ। और यही यही प्रॉब्लम महागठबंधन में जो था है, वही महाविकास आघाड़ी में था। और इसलिए महाविकास आघाड़ी की जो बुरी हालत हो गई, तो क्यों हो गई, इसका कारण महाविकास आघाड़ी हो या महागठबंधन हो, उसमें एक पॉलिसी हर पार्टी ने ले ली कि बीजेपी को बाद में हराएंगे, एकनाथ शिंदे को बाद में हराएंगे, पहले मुझे कांग्रेस को हराना है। बीजेपी को हराने का जो प्रयास चल रहा है, उसमें हम कमजोर हो जाए और कांग्रेस बढ़ेगी तो शिवसेना खत्म हो जाएगी, ये उद्धव का मानना है। कांग्रेस का मानना बिल्कुल वही था। बीजेपी और एकनाथ शिंदे को हराने के खेल में अगर कांग्रेस कम हो जाए
तो उबाठा शिवसेना शिरजोर हो जाएगी। बिल्कुल वही ड्रामा अगर बिहार में रिपीट हो रहा है तो मतलब साफ है। कांग्रेस का कहना है कि भाई बीजेपी को बाद में हराएंगे, बीजेपी को ऑल इंडिया लेवल पर हराना है, सिर्फ बिहार में तो हराना नहीं है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस का मानना यह है कि हमको सबसे पहले बिहार में आरजेडी को हराना है, तेजस्वी यादव को हराना है। तेजस्वी यादव अगर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसके बाद कांग्रेस का बिहार में रिवाइवल नहीं होगा, और इसलिए पहले तेजस्वी को हराएंगे। बीजेपी को तो हराना है ही, हमेशा के लिए बीजेपी को हराना है। लेकिन अगर तेजस्वी की मदद लेके आरजेडी को हराते हैं तो कांग्रेस तेजस्वी से बड़ा भाई बन जाएगा बिहार में। और बिल्कुल वही बात तेजस्वी भी सोचते कि हमारी मदद से कांग्रेस का रिवाइवल हो गया तो आरजेडी की जमीन घट जाएंगी। तो जब इस ढंग की सोच एक गठबंधन में होती है तो गठबंधन में एक दूसरे की टांग खींची जाती है, और जब ये टांग खींची जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि बीजेपी को बाद में हराना है, पहले कांग्रेस को उसकी औकात दिखानी है। नीतीश कुमार को बाद में हरा सकते हैं लेकिन पहले तेजस्वी को उसकी औकात दिखानी चाहिए। ये अगर तेजस्वी या राहुल गांधी या कांग्रेस और आरजेडी की सोच रहेगी तो चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये बताना जरूरी है। महाराष्ट्र में 288 सीटें लड़कर अगर महाविकास आघाड़ी 46 सीटें ही चुनकर लाई तो बिहार में आंकड़ा क्या होगा आप सोचो। मैं आप पर छोड़ देता हूं। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।